Dear students, we are starting with some of the other questions related to the data compression. मुझे लगता है कि क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं. जो नोट्स हैं, जो कंटेंट्स हैं, वहाँ से इनको बनाने की कोशिश की है. ठीक है. सो देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़रूर ये आप लोगों की हेल्प करेंगे. आप इनको ज़रूर देखिएगा. एक्चुअली ये सारे के सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम. देखो, ये सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट के कुछ क्वेश्चंस हैं. ओके. सो हफमैन कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जितने भी बन सकते हैं कोशिश की यहाँ पर लिखने की. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम. हफमैन कोडिंग के लिए क्या ट्रू है, ये हमें बताना है. तो एक चीज़ देखो आप, क्या हफमैन कोडिंग जो है लॉसलेस है? क्या हफमैन कोडिंग जो है लॉसलेस है, लॉजी है? नहीं, ये लॉसलेस होता है. ओके. तो देखो, ये वाला गलत हो गया, फर्स्ट वाला गलत हो गया. सेकंड वन, मोर फ्रीक्वेंटली अकर्ड सिंबल्स असाइंड लार्जर कोड्स, मतलब कि ऐसे सिंबल जो ज़्यादा आते हैं, क्या उनको हम बड़ा कोड देते हैं? नहीं, ये भी गलत है. जो सिंबल ज़्यादा बार आते हैं ना, जो ज़्यादा जिनकी अकरेंस होती है, उनको हम छोटा कोड देते हैं ताकि हमारा कोड का साइज़ कम हो सके. तो दूसरा भी गलत हो गया. ओके. तीसरा देखते हैं, सी, लेस फ्रीक्वेंटली अकर्ड सिंबल्स असाइंड शॉर्टर कोड्स. नहीं, छोटे वाले को नहीं देते हैं. जो सिंबल्स कम आते हैं उनको हम शॉर्ट कोड नहीं देते हैं. तो ये तीन ऑप्शन तो ऊपर के तो गलत हो गए हैं. ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी क्या कह रहा है? मोर फ्रीक्वेंटली अकर्ड सिंबल्स असाइंड शॉर्टर कोड्स. यस, इट इज द करेक्ट वन. ठीक है ना. इस तरह से आपको कंसेप्ट अगर आपको पता हो तो आप क्वेश्चन को ईजिली आप लोग लगा लोगे. ठीक है. तो देखो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन, कि ऐसे सिंबल्स जो ज़्यादा बार आ रहे हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ओके, सो उनको शॉर्टर कोड्स दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा बार हमें शॉर्टर कोड लिखने पड़े और हमारा साइज कम हो जाए. ठीक. क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है. विच while assigning codes to symbols, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. अच्छा, जब सिंबल्स को हम कोड असाइन कर रहे हैं तो इनमें कौन सा ट्रू होगा? तो देखते हैं. ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं. तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? लीस्ट टू प्रोबेबल सिंबल्स असाइंड 0 and 1 रेस्पेक्टिवली. नहीं, जो लास्ट के दो प्रोबेबल सिंबल होते हैं, मान लो 4 सिंबल हैं, 4 में से 2 सिंबल की सबसे कम प्रोबेबिलिटी है, सबसे लास्ट में रखे हुए हैं, तो क्या वो एक को हम 0 एक और दूसरे को 1 देते हैं? नहीं भाई, जो जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ना, उनको हम सिंगल बिट कोड असाइन करने की कोशिश करते हैं. तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर. फर्स्ट ऑप्शन इज गलत. ठीक है. क्यों? क्योंकि जो जो कम बार आ रहे हैं उनको शॉर्टर कोड थोड़ी दिया जाएगा. ठीक है. बाइनरी हफमैन कोडिंग में ऐसा होता है कि जो मान लो कुछ सिंबल्स आपको दिए गए हैं, उनको हम प्रोबेबिलिटी के बेस पर सॉर्ट कर लेते हैं, और जो सबसे लास्ट के 2 सिंबल होते हैं ना, उनको इक्वल लेंथ का कोड असाइन करते हैं. और वो जो इक्वल लेंथ के कोड होते हैं ना, वो उनकी लास्ट डिजिट से अलग होती है. एक 0 होती है, एक 1 होती है. ये कंसेप्ट होता है. मान लीजिए जैसे एक सिंबल है ए, एक सिंबल बी, एक सिंबल है डी, एक और डी, ऐसे करके 4 सिंबल है. ओके. तो देखो, ये लास्ट के 2 मान लो कम प्रोबेबिलिटी है इनकी, तो हम क्या करते हैं, मान लो इसको हम दे देंगे 0 0 0, तो इसको हमें देना पड़ेगा 0 0 1, मतलब कि इनकी लेंथ तो इक्वल होगी और ये बिल्कुल सेम होंगे. इनकी स्टार्टिंग की डिजिट सेम होंगी, बस लास्ट की डिजिट एक की 0 होगी, एक की 1 होगी. लेकिन यहाँ तो इन्होंने गलत ही बोल रखा है. यहाँ तो इन्होंने बोला है कि हम 0 करते हैं, 1 करते हैं. नहीं भाई, 0 1 सिर्फ लास्ट डिजिट में होता है. तो ए ऑप्शन गलत हो गया. ठीक है. बी ऑप्शन देखते हैं. लीस्ट टू प्रोबेबल सिंबल्स कंटेन इक्वल लेंथ कोड्स. यस, ये वाला ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है. जो हमारे लास्ट के 2 प्रोबेबल सिंबल होते हैं, उनको हम इक्वल लेंथ का कोड असाइन करते हैं. ये ऑप्शन ठीक लग रहा है. आगे थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं. लीस्ट टू प्रोबेबल सिंबल्स कंटेन वेरिएबल लेंथ कोड्स. नहीं, उनकी फिक्स लेंथ होती है. तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया. और ऑल सिंबल्स हैव इक्वल लेंथ कोड्स, ये भी गलत है. डी भी गलत हो जाएगा. तो बच्चों, बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होने वाला है, कि हफमैन कोडिंग में क्या होता है कि जो लास्ट के 2 सिंबल्स होते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है, उनको हम इक्वल लेंथ का कोड असाइन करते हैं, और साथ के साथ उन कोड्स में जो लास्ट डिजिट होती है वो अलग होती है. बस एक में 0 होती है, एक में 1 होती है, बाकी सब कुछ सेम होता है. तो हफमैन कोडिंग अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा. तो इस तरह के जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. विच इज ट्रू रिगार्डिंग मिनिमम वेरिएंस हफमैन कोडिंग. तो मिनिमम वेरिएंस हफमैन कोडिंग है, ये टर्म एग्जाम में बहुत यूज होता है. जो मैनुअल एग्जाम होते थे उसमें बहुत ये टर्म यूज होता था. तो हो सकता है इससे आपका इसमें एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बन जाए. तो विच इज ट्रू रिगार्डिंग मिनिमम वेरिएंस हफमैन कोडिंग. तो मिनिमम वेरिएंस हफमैन कोडिंग के लिए क्या ट्रू है वो हमें बताना है. तो देखो, इट इज ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ हफमैन कोडिंग. बिल्कुल नहीं है, ये ऑल्टरनेटिव नेम नहीं है. इट इज दी डिफरेंट नेम, और थोड़ा सा इसमें चेंज होता है, मतलब एडवांस होता है थोड़ा सा.
थोड़ा सा चेंज होता है, तो ऑल्टरनेटिव एग्जैक्टली नहीं होता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव का मतलब तो ये हो गया कि हाफमैन कोडिंग का ही दूसरा नाम हो गया। हाँ दूसरा नाम है लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर चेंज होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इट इज लॉसी कंप्रेशन टेक्निक, ये गलत है, ये लॉसी नहीं होती, ये लॉसलेस होती है। तो सी देखते हैं, इट इज़ यूनिफॉर्म लेंथ कोडिंग, यूनिफॉर्म होती है, नहीं यूनिफॉर्म नहीं होती है, वेरिएबल होती है, इसमें जरूरी नहीं है कि सारे सिंबल्स को सेम लेंथ का कोड मिले, इसमें अलग भी मिल सकता है। तो तीन ऑप्शन शुरू के तो गलत हो गए, अब चौथा ऑप्शन ही ठीक होगा, देखते हैं क्या कहता है। फोर्थ डी ऑप्शन, कंबाइंड लेटर टेक पोजीशन एज हाई इन द लिस्ट एज पॉसिबल, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन डी। तो मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोडिंग में क्या होता है कि जो लेटर कंबाइन करके हम नया लेटर बनाते हैं ना, ठीक है, तो उस लेटर को, जो कंबाइंड लेटर है उसको हम कोशिश करते हैं कि जितना ऊपर रख सकें उतना रखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ सिंबल्स हैं, एक सिंबल है ए, एक बी, एक सी और एक डी, ओके, आपने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, कंबाइन कर एक नया सिंबल बना, मान लीजिए ए, एक बी और एक मान लो सी डैश बना दिया, जो सी डैश क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हम कोशिश ये करेंगे जो ये कंबाइंड सिंबल आया है सी डैश, इस लिस्ट में, कौन सी, इस लिस्ट में हम कोशिश करेंगे कि सबसे ऊपर रखें, लेकिन प्रोबेबिलिटी मान लो अगर सी की और सी डैश की और बी की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है ना, तो हम सी डैश को ऊपर रखेंगे और बी को नीचे रखेंगे। इसका मतलब यही है कि जो हमारा कंबाइंड सिंबल है कोशिश ये करेंगे कि सबसे ज्यादा ऊपर रखा जा सके। अब देखो प्रोबेबिलिटी किसी से कम है तो उससे नीचे रहेगा, लेकिन अगर मान लो किसी से प्रोबेबिलिटी उसकी इक्वल है तो दूसरे सिंबल को नीचे रखेंगे, इस सिंबल को ऊपर रखेंगे। इसी में यही इसका कंसेप्ट है मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोडिंग का, यही इसमें छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन 3 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एक्सटेंडेड हाफमैन कोड। तो देखो एक्सटेंडेड हाफमैन कोड की बात आ गई है, तो एक्सटेंडेड हाफमैन कोडिंग इट इज द एडवांस वर्जन ऑफ नॉर्मल ट्रेडिशनल हाफमैन कोडिंग। तो इसके लिए नॉट बोल रहा है, देखो एक चीज ध्यान रखना, नॉट जब जहां पर नॉट लग जाए ना उन क्वेश्चंस को हमें बड़े ध्यान से करना होता है, नॉट की जो ट्रू नहीं है उनको बताना है। तो फोर्थ का देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज द एडवांस वर्जन ऑफ हाफमैन कोडिंग। हाँ ये तो बिल्कुल बात ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन, इट इज अ वेरिएबल लेंथ कोडिंग एल्गोरिथम, बिल्कुल ये भी ठीक है, वेरिएबल लेंथ देता है, ये फिक्स लेंथ नहीं देता है, बिल्कुल ठीक है। सी, इट इज अ फिक्स लेंथ कोडिंग, बस यही गलत लग रहा है मुझे, इट इज अ फिक्स लेंथ कोडिंग, ये फिक्स लेंथ कोडिंग नहीं होती है। और डी ऑप्शन क्या है, इट डिक्रीजेज द साइज ऑफ मैसेज, क्या ये डिक्रीज करता साइज को, बिल्कुल सही बात है, डिक्रीज करेगा साइज को ऑब्वियसली। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, मतलब कि सी ऑप्शन गलत है और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रू नहीं है ऐसा पूछा था। तो ये फिक्स लेंथ कोडिंग होती है, ये ट्रू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन ठीक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, देखो यस, क्वेश्चन नंबर 5, एडेप्टिव हाफमैन कोडिंग परफॉर्म्स बेटर फॉर द डेटा। एडेप्टिव हाफमैन कोडिंग परफॉर्म्स बेटर फॉर द डेटा, सिचुएशन ये पूछ रहा है कि कौन सी सिचुएशन में। तो एडेप्टिव हाफमैन कोडिंग परफॉर्म्स बेटर फॉर द डेटा, तो पहली सिचुएशन, व्हेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेटा इज अवेलेबल। तो क्या ऐसा है कि जब हमारे पास जिस डेटा को हम एनकोड करने वाले हैं, जिस मैसेज को हम एनकोड करने वाले हैं, क्या उसके बारे में सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या उसके लिए ये परफेक्टली काम करेगा। ये देखो ये ऑप्शन गलत हो रहा है, क्योंकि अगर देखो ये इसका कंसेप्ट भी है, एडेप्टिव हाफमैन कोडिंग पिक्चर में तभी आया था, ये इसका एडवांटेज तभी मिलता है जब किसी डेटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पहले से हमारे पास नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है, तब ये परफेक्टली काम करता है। तो अगर किसी डेटा के बारे में पहले से कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उस केस में कौन सी एल्गोरिथम काम करती है, नॉर्मल हाफमैन कोडिंग। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसमें जो है ये जब सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है डेटा की, तो तब ये एडेप्टिव हाफमैन कोडिंग अच्छे से काम मतलब करेगी, लेकिन जो जिसके लिए इसको बनाया गया है वो थीम ये नहीं है। ओके, बी ऑप्शन देखते हैं, फिफ्थ का बी, when sufficient information of statistics of data is not available, yes यही ठीक है, इसी के लिए इस एल्गोरिथम को बनाया गया था। तो एडेप्टिव हाफमैन कोडिंग तभी अच्छा काम करती है जब किसी डेटा के बारे में स्टैटिस्टिक्स हमें प्रॉपर तरीके से अवेलेबल ना हो, तब ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, when डेटा साइज स्मॉल, जब डेटा साइज स्मॉल होगा तभी अच्छे से काम नहीं करेगी, डेटा साइज स्मॉल पे तो नॉर्मल हाफमैन कोडिंग बहुत अच्छा काम करेगी। ओके, और when स्पीड इज नॉट ए मैटर ऑफ कंसर्न, ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारे पास ये बी ऑप्शन ही ठीक होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, तो फिफ्थ का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो NYT स्टैंड्स फॉर, NYT की फुल फॉर्म बतानी है,
तो हम बता सकते हैं इजीली, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली बता दोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बता पाओगे ना। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत आसान है। तो NYT स्टैंड्स फॉर नॉट येट ट्रांसमिटेड। नॉट येट ट्रांसमिटेड, ये जो हफमैन ट्री बनता है ना, तो हफमैन ट्री में एक नोड होता है, NYT नोड उसको बोलते हैं। ये वो नोड होता है जो अभी ट्रांसमिट नहीं हुआ हो, ठीक है, इससे आगे हमारा ट्री बनना शुरू होता है। तो इसका ऑप्शन पहले वाला ठीक हो जाएगा, नॉट येट ट्रांसमिटेड, नेवर येट ट्रांसमिटेड, नॉट रियली ट्रांसमिटेड, नेवर रियली ट्रांसमिटेड, नो। तो इसका सिक्स्थ का ऑप्शन ठीक कौन सा होने वाला है? ए, नॉट येट ट्रांसमिटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विच इज ट्रू रिगार्डिंग अपडेट प्रोसीजर इन अडेप्टिव हफमैन कोडिंग। अडेप्टिव हफमैन कोडिंग में अपडेट प्रोसीजर जो है उसके रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कौन सा जो है ट्रू है हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन देखते हैं, इट सर्व्स ओनली एनकोडिंग प्रोसीजर। तो क्या अपडेट प्रोसीजर केवल एनकोडिंग प्रोसीजर के साथ काम करती है? नहीं भाई, ये तो एनकोडिंग के साथ भी काम करती है और डिकोडिंग भी साथ भी काम करती है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बी ऑप्शन, इट अपडेट्स हफमैन ट्री एवरी टाइम ए न्यू सिंबल अकर्स। जैसे ही नया सिंबल आता है तो तुरंत ये क्या करता है? अपडेट प्रोसीजर हफमैन ट्री को अपडेट करता है। यस, बिल्कुल ये इसका काम है। फिर भी हम सी ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन बी सही मिल गया हमें। सी ऑप्शन देखते हैं, इट इज ट्रू इट इज यूज टू ओनली इनिशिएट द एनकोडिंग प्रोसीजर। क्या ये एनकोडिंग को, सिर्फ एनकोडिंग को ओनली लिख दिया ना, ओनली, ये गलत है। इनिशिएट तो करता है लेकिन ये क्या ओनली लिख दिया, तो ओनली से गलत हो गया है। ओके, इट इज यूज टू ओनली इनिशिएट्स द एनकोडिंग प्रोसीजर, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। ओके, डी, इट इज नीडेड ओनली व्हेन वी डिकोड द मैसेज। क्या ये तभी जरूरत पड़ती है इसकी जब डिकोड होता है? नहीं भाई, एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों समय इसकी जरूरत पड़ती है हमको। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा ठीक होने वाला है? 7 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। इट अपडेट्स ट्री एवरी टाइम ए न्यू सिंबल अगर, जैसे ही नया सिंबल आता है वो एनकोड हो चाहे डिकोड हो, ठीक है, तो इमीडिएटली हफमैन ट्री हमारा अपडेट होता है। यही काम होता है किसका? अपडेट प्रोसीजर का। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब 7 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो देखो ये गोलम कोड से क्वेश्चन आ गया है। ओके, तो ये भी देखो हमारे पास एक गोलम कोड और राइस कोड, ये भी हमारे पास दो कोडिंग होती हैं जो लॉसलेस कंपैरिजन में यूज होती हैं। तो इनको देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 8th क्वेश्चन क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो नॉट पूछा है ना, ध्यान रखना क्या पूछा है, नॉट, मतलब कि नॉट ट्रू, वो हमें बताना है। तो गोलम कोड्स वर्क्स वेल व्हेन फॉर लार्ज इंटीजर प्रोबेबिलिटी इज लोअर। तो देखो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। गोलम कोड्स तब बहुत अच्छा काम करते हैं जब लार्ज साइज के इंटीजर के लिए प्रोबेबिलिटी लोअर होती है। जब प्रोबेबिलिटी लोअर होगी लार्ज साइज के इंटीजर के लिए, तो उस समय पर गोलम कोड जो है परफेक्टली काम करता है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो रहा है हमारे पास, ठीक है। हमें गलत चूज करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए का जो ये पहला वाला तो ठीक हो रहा है। ओके, देन उसके बाद क्या करते हैं? बी ऑप्शन, इंटीजर स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स रिप्रेजेंटिंग 1 पार्ट विद यूनरी कोड एंड अदर पार्ट विद डिफरेंट कोड। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा होता है। अगर आपने गोलम कोड और राइस कोड के कंसेप्ट्स पढ़े होंगे तो वहां आप लोग इसको इजीली समझ जाओगे। जो हमारा इंटीजर पार्ट, इंटीजर जो होता है जिसको हमें एक्चुअली एनकोड करना होता है, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं कि भाई इंटीजर अगर लार्ज साइज का है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम होनी चाहिए, तब ये परफेक्टली काम करेगा, अदरवाइज हम कोई और एल्गोरिथम चूज करेंगे। तो अगर इंटीजर स्प्लिटेड किया गया 2 पार्ट में, उसमें से एक पार्ट तो यूनरी कोड को डिफाइन करता है और दूसरा पार्ट कोई दूसरा डिफरेंट कोड डिफाइन करता है, तो उसको जो है ये बी ऑप्शन भी यहां पर ठीक होने वाला है। फिर देखते हैं सी, राइस कोड्स कैन बी व्यूड एज एन एडेप्टिव गोलम कोड। बिल्कुल ठीक बात है। जो राइस कोड होता है ना, देखो एक तो गोलम कोड होता है, एक राइस कोड होता है। तो जो राइस कोड है ना वो गोलम कोड का एडवांस है। जैसे नॉर्मल हफमैन कोडिंग के लिए एडेप्टिव हफमैन कोडिंग थी, ऐसे ही गोलम कोड के लिए राइस कोड है। तो राइस कोड इज वर्क्स एज एन एडेप्टिव कोडिंग ऑफ गोलम कोड। तो गोलम कोड को एडेप्टिव की तरह ही दिखता है, इसको राइस कोड बोलते हैं। तो बस ये 3 देखो सही हो गए थे। ऑब्वियसली अब चौथा ही गलत होने वाला है, ठीक है। तो चौथा ही गलत होने वाला क्या है? क्या कह रहा है ये? गोलम राइस कोडिंग इज ए पार्ट ऑफ हफमैन कोडिंग फैमिली। नहीं भाई, ये इसकी कोडिंग की फैमिली नहीं है, ये सेपरेट कोडिंग फैमिली। ओके, सो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। 8th का जो है डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होने वाला है। 8th का डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके, फिर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टनस्टल कोडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तो देखो टनस्टल कोडिंग एल्गोरिथम इज, ये टनस्टल कोडिंग एल्गोरिथम क्या है? ए वेरिएबल लेंथ कोडिंग। क्या टनस्टल कोडिंग जो है एक वेरिएबल लेंथ कोडिंग है? नहीं भाई, ये वेरिएबल लेंथ कोडिंग नहीं है। आपको याद होगा इसमें फिक्स लेंथ के कोड मिलते हैं। तो
ये पहला वाला गलत हो गया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। आपने देखा होगा इसमें हम कोडिंग बनाते पहले लेटर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर सबको 0 0, अगर मान लो 7 8 लेटर मिल गए तो सबको जो ना 3 3 डिजिट का कोड असाइन कर देते हैं, तो फिक्स लेंथ की कोडिंग होती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन ठीक होने वाला है, ठीक है, ये फिक्स लेंथ की कोडिंग होती है। जो 9th का है ना, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। टेनेस्टल कोडिंग जो होती है वो फिक्स लेंथ कोडिंग होती है, इसमें फिक्स लेंथ का कोड असाइन किया जाता है। अगर या तो 2 बिट का होगा, या फिर 3 बिट का होगा, या फिर 4 बिट का होगा, या 5 बिट का होगा, ऐसे करके इसमें कोडिंग कोड वर्ड्स असाइन किए जाते हैं। ये लॉजी कंप्रेशन है, नहीं लॉजी नहीं होता है, ये लॉसलेस होता है, तो सी भी गलत हो जाएगा और ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 9th का ऑप्शन बी ठीक होने वाला है। टेनेस्टल कोडिंग जो होती है फिक्स लेंथ कोडिंग होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, अब देखो डायग्राम कोडिंग की बात आ गई है, तो क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, डायग्राम कोडिंग। तो डायग्राम कोडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डायग्राम कोडिंग क्या होता है, एक स्टैटिक डिक्शनरी टेक्निक होती है, एडेप्टिव डिक्शनरी टेक्निक होती है, हाफमैन कोडिंग टेक्निक होती है, या नन ऑफ द अबव। तो आपने पढ़ा होगा, तो एडेप्ट जो डायग्राम कोडिंग होती है ना, ये एक स्टैटिक डिक्शनरी टेक्निक होती है। डायग्राम कोडिंग जो होती है एक स्टैटिक डिक्शनरी टेक्निक होती है, जिसमें फिक्स डिक्शनरी होती है, पहले से ही जो कोड वर्ड्स और उनके आगे लेटर्स लिखे होते हैं, ठीक है, उन्हीं में से उन कोड वर्ड्स को यूज करके मैसेज को अनकोड किया जाता है, तो फिक्स होती है, स्टैटिक डिक्शनरी होती है। तो डायग्राम कोडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक डिक्शनरी टेक्निक्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिल सकते हैं, मैंने नोट से और आपके जो बुक्स हैं उनसे बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन LZ77 एल्गोरिथम द कोड OLC इज एब्रीवेटेड एज, जो LZ77 में हम OLC कोड भेजते हैं ना, ट्रिपलेट जिसको बोलते हैं, तो उसमें OLC की फुल फॉर्म क्या है वो पूछा है हमसे। तो OLC की फुल फॉर्म क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो क्या इसकी फॉर्म है, O स्टैंड फॉर ऑफसेट, L स्टैंड फॉर लेंथ और C स्टैंड फॉर कोड वर्ड। तो ऑफसेट, लेंथ ऑफ द मैच जिसको बोलते हैं, ऑफसेट, लेंथ, कोड वर्ड। तो देखो यहां पर ऑप्शन जो कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ऑफसेट, लेंथ, कोड वर्ड। ऑफ सोर नहीं होता, ठीक है, ऑफर नहीं होता, ऑपरेशन नहीं होता, तो ध्यान रखना ऑफसेट, लेंथ, कोड वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 11, इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑफसेट, लेंथ, कोड वर्ड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 क्या कह रहा है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव डिक्शनरी टेक्निक। बताओ कौन सी टेक्निक जो है वो एडेप्टिव डिक्शनरी टेक्निक नहीं है, ये हमें बताना है। तो कौन सी टेक्निक नहीं है, देखो LZ77 हमने पढ़ी है, LZW भी पढ़ी है, LZ78 भी पढ़ी है, कौन सी नहीं पढ़ी, LZ79 हमने नहीं पढ़ी है, तो यही ऑप्शन ठीक होने वाला है। तो 12th का जो है कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, LZ79 एडेप्टिव डिक्शनरी टेक्निक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन LZ77 टेक्निक विच पार्ट सर्व्स एज एडेप्टिव डिक्शनरी। LZ77 टेक्निक में, ठीक है, कौन सा पार्ट डिक्शनरी की तरह काम करता है। तो देखो उसमें एक विंडो होती है, सर्च बफर होता है, लुक अहेड बफर होता है ना, तो उसमें कौन सा पार्ट जो है वो डिक्शनरी की तरह काम करता है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, तो लेकिन अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा तो आप इजीली बता दोगे। तो देखो हम कहां से सर्च करते थे, कहां पर हम देखते थे, सर्च बफर में देखते थे ना। तो देखो लुक अहेड बफर में तो वो डेटा होता है जिसको हमें एनकोड करना है। विंडो में लुक अहेड बफर और सर्च बफर दोनों होते हैं, ठीक है, तो केवल सर्च बफर बचा, या फिर बोथ ए एंड सी। तो देखो ए एंड सी कंफ्यूज करने के लिए है, तो इसमें जो डिक्शनरी की तरह काम जो करता है पार्ट वो कौन सा है, सर्च बफर। सर्च बफर, क्योंकि सर्च बफर में जो डेटा आता रहता है उसकी कोडिंग लिखी रहती है, फिर उसी को हम डिक्शनरी की तरह यूज करते हैं, जो नए सिंबल्स आते हैं उनको एनकोड करने के लिए सर्च बफर को यूज करते हैं। तो हियर सर्च बफर वर्क्स एज द एडेप्टिव डिक्शनरी। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 14 देखते हैं। यूनिक्स कंप्रेस कमांड, यूनिक्स में जो कंप्रेस कमांड होती है इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ। यूनिक्स कंप्रेस कमांड कौन सी एल्गोरिथम का एग्जांपल है, कौन सी एल्गोरिथम यूनिक्स कंप्रेस कमांड में यूज होती है, बताओ कौन सी यूज होती है। तो इसमें यूज होती है बच्चों, ध्यान रखना, LZW। लेटेस्ट वाली, सबसे लेटेस्ट कौन सी थी, LZW। LZ77 में तीन ट्रिपलेट कोड करते थे, LZ78 में डबल को हम कोड करते थे, और LZW में सिंगल को कोड करते थे। सबसे अच्छी कौन सी है, LZW, क्योंकि सबसे बाद में आई है, तो इसको रिफाइन करके बनाया गया है। बनाया किसने था इसको, लेम्पेल जिव वेल्क, एक साइंटिस्ट था, इनका नाम था लेम्पेल, एक थे जिव और एक थे वेल्क। इन तीनों ने मिलकर इस एल्गोरिथम को डेवलप किया था, और ये यूनिक्स कंप्रेस कमांड में इसको यूज किया था, LZW को। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। GIF फॉर्मेट में कौन सी एल्गोरिथम यूज होती है, तो ऐसे इसको पढ़ो, स्टेटमेंट लिखा हुआ है GIF, ठीक है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज फॉर्मेट
was developed by CompuServe Information Service encode graphics to encode graphics images. ओके, GIF को जब बनाया गया था तो उसका पर्पस क्या था? ग्राफिक्स इमेजेस को एनकोड करना. सो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ. तो GIF किसका एग्जांपल होता है? तो GIF में कौन सी एल्गोरिथम यूज होती है बच्चों? तो ध्यान रखना, GIF में भी LZW एल्गोरिथम यूज होती है. ध्यान रखना, LZW एल्गोरिथम GIF में भी यूज होती है और यूनिक्स कंप्रेस कमांड में भी यूज होती है. समझ गए? 15 हो गया. ठीक है, अब 16 देखते हैं. 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPM? एक टर्म आपने सुना होगा थर्ड यूनिट में, PPM. तो PPM की फुल फॉर्म ये पूछ रहा है. तो PPM क्या होता है ये बताना है हमको. तो PPM होता है प्रिडिक्शन विद पार्शियल मैच. पहला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा. प्रिडिक्शन विद पार्शियल मैच, प्रिडिक्शन विद पार्शियल मैच. प्रिडिक्टिव विद परमानेंट मैच, प्रिडिक्शन विद परमानेंट मैच, नो. तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो पहला ऑप्शन ठीक होने वाला है, PPM स्टैंड फॉर प्रिडिक्शन विद पार्शियल मैच, PPM फॉर्मेट, PPM टेक्निक. ओके, तो 16 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा. 17 देखिए, फुल फॉर्म ऑफ MTF. MTF की देखो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यहाँ. MTF की फुल फॉर्म क्या है? तो देखो ये आपने पढ़ा होगा किसमें? बरोज व्हीलर में पढ़ा होगा आपने इसको. यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है ये, बरोज व्हीलर ट्रांसफॉर्मेशन. तो बरोज व्हीलर ट्रांसफॉर्मेशन में एक टेक्निक यूज होती है, उसको बोलते हैं MTF कोडिंग. तो MTF का मतलब क्या होता है? MTF की फुल फॉर्म क्या होती है? मूव टू फ्रंट कोडिंग. मैनी ट्रू फॉर्मेट, मर्ज टू फ्रंट कोडिंग, नो. इसका जो है 17 का कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? बी ऑप्शन, मूव टू फ्रंट कोडिंग. मूव टू फ्रंट कोडिंग इसका आंसर हो जाएगा. और देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए. ठीक है, कैलिक की फुल फॉर्म. कैलिक, देखो ये टर्म भी एग्जाम जब फिजिकली जो मैनुअली एग्जाम होते थे उसमें कैलिक के ऊपर शॉर्ट नोट्स अक्सर एग्जाम में आता था. तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो हो सकता है इसकी फुल फॉर्म वगैरह पूछ ली जाए. तो कैलिक जो है एक स्टैंडर्ड है. ठीक है, एक फॉर्मेट है कंप्रेशन का. इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म बताइए क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रख लेना इसको, इसकी फुल फॉर्म है कॉन्टेक्स्ट एडेप्टिव लॉसलेस इमेज कंप्रेशन. पहला वाला ऑप्शन यहां पर ठीक हो जाएगा. कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? फर्स्ट वन, कॉन्टेक्स्ट एडेप्टिव लॉसलेस इमेज कंप्रेशन. कंप्लीट एडवांस नहीं होगा, कॉन्टेक्स्ट एडेप्टिव लॉसलेस इमेज कोडिंग. तो देखो यहाँ सी भी ठीक लग रहा है, लेकिन सी में क्या कर रखा है? लास्ट में कोडिंग लिख दिया. कोडिंग नहीं होता है, लास्ट में कंप्रेशन होता है. तो ये ध्यान रखना, कॉन्टेक्स्ट एडेप्टिव लॉसलेस इमेज कंप्रेशन. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ट्राई किया कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस बनाने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं से नेट से या गूगल से मैंने सर्च नहीं किए. ये जो आपका सिलेबस है, कंटेंट्स है, नोट्स है, बुक्स है, और वहाँ से मैंने बनाने की कोशिश की है. तो अगर आपको देखो कंसेप्ट आता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन करके ले जाओगे. तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे और कहीं ना कहीं आपको जरूर ये हेल्प करेंगे. ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट.